आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे BYD Atto 3 के रिव्यूज़ के, लेकिन आज का रिव्यू बिल्कुल स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज तक जो आज डिस्कस होने वाला है ये चीज़ें मैं गारंटी के साथ कहने वाला हूँ कि आपने कभी किसी वीडियो में नहीं देखी होंगी, 200% गारंटी के साथ। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मैं हूँ अंकुश नागपाल और मेरे साथ हैं अंकुर शौकीन जी। जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। ये नाम से भी शौकीन है और ये काम जो इन्होंने गाड़ी में कराया है उससे भी आपको पता चलेगा ये काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। बताइए कि आपने सबसे पहले ये गाड़ी कब ली? ये गाड़ी मैंने बुक करी थी नवंबर 22 में। अच्छा। और जनवरी 23 में मेरे को ये गाड़ी मिली थी। अच्छा, नवंबर 22 में आपने ये गाड़ी ली। ये तो इनिशियल बैच की गाड़ी होगी सर, जो हाँ नया जी, नया आया था। फर्स्ट बैच की गाड़ी है ये। हाँ जी। तो आपने अभी तक इस गाड़ी को कितना चला लिया? अप्रॉक्सीमेटली 70,000 चल गई है गाड़ी अभी तक। 70,000 आपने इस गाड़ी को चलाया। और आप सर प्रोफेशन से क्या करते हैं, एक बार सबको बता दीजिए। आई एम इनटू रियल एस्टेट, हाँ जी, हेल्थ केयर, हाँ, ऑटोमोबाइल्स, रेस्टोरेंट एंड। सर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम लिस्ट डाल देंगे। सर के बहुत सारे काम है, ऐसे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सर आपने ये गाड़ी उस टाइम में क्या प्राइस की कॉस्टिंग करी आपको? ये मेरे को 36 लाख की पड़ी थी। 36 लाख की आपने ये कॉस्ट करी आपको। आपका काम मेजरली आपने बताया रियल स्टेट का है जी। रियल स्टेट वालों की पहली प्रेफरेंस रहती है सर फॉर्च्यूनर जैसी कार हो, एंडेवर जैसी कार हो। तो आपका मन उस ज़माने में 3-4 साल पहले इलेक्ट्रिक कार पे कैसे आया? एक्चुअली मेरे को पर्सनली एसयूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ कंफर्ट एंड लॉन्ग ड्राइव्स पे जिन पे मैं जाता हूँ। सो आई ऑलवेज प्रेफर सेडान्स। ओके। सो मेरे पास ऑलरेडी कई सेडान्स थी, लेकिन काम ऐसा है कि जहाँ आपको जाना पड़ता है थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता है हर जगह पे। इसलिए मेरे को एक गाड़ी चाहिए थी जो थोड़ी सेडान से बेटर हो बट नॉट प्रॉपर एसयूवी। ओके। तो क्योंकि एसयूवी में बॉडी रोल बहुत होता है, अनकंफर्टेबल लगती है मुझे चलाने में। तो यही एक ऑब्वियस चॉइस थी जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी थी, जिसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है। इंडिया में तो खैर अब जाके लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, बट इंटरनेशनली इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रांड। यस। एंड ऑफ कोर्स जो इसके फीचर्स थे, जो इसके इंटीरियर्स थे, वो क्लास थे इस पार्ट में। सर जो आपका हाइट है, जो आपका बिल्ड है जी, क्या उसके हिसाब से गाड़ी आपको कंफर्टेबल है? यस, वेरी कंफर्टेबल। आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आती? नहीं जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। इट्स वेरी स्पेशियस, द सीट्स आर वेरी सपोर्टिव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग। और आपने बताइए आप कितनी गाड़ी चला चुके हैं? 70,000। 70,000 आपने ये गाड़ी चलाई सर। आपने जब ये गाड़ी लेने गए थे इस प्राइस पॉइंट में, आपने कोई और गाड़ी भी कंसीडर करी थी उस टाइम में? इस प्राइस पॉइंट में मैंने इनोवा हाई क्रॉस कंसीडर करी थी, बट वो अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पे वेटिंग टाइम बड़ा लंबा था। मैंने बुकिंग भी लगाई थी बट नहीं मिल पाई वो गाड़ी। तो इमीडिएटली ये मेरे को ऑप्शन समझ में आया और ये फाइनल कर लिया। आपने ये 70,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, अच्छी चीज़ें भी होंगी। आपका मेजर रन कहाँ रहता है सर? लोकल में रहता है या हाईवे पे रहता है? आजकल मिक्स है दोनों का। जो काम है मेरा वो मोस्टली गुड़गांव में लोकल होता है, बट आई लव ट्रैवलिंग, मुझे बड़ा पसंद है। तो ये जब भी टाइम मिलता है उसी टाइम पे गाड़ी उठा के निकल जाते हैं लंबे डिस्टेंसेस पे। तो सबसे लंबे डिस्टेंस पे ये गाड़ी आप कहाँ तक लेकर गए हो? ये गाड़ी मैंने इससे ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पूरा इंडिया ट्रैवल किया है। अच्छा। और यहाँ से कन्याकुमारी, गोवा, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पौंडीचेरी, रामेश्वरम, धनुषकोडी। तो सर अगर व्लॉगिंग करते हैं ना तो सारे व्लॉगर पीछे छोड़ देते लिटरली, क्योंकि मैं जानता भी हूँ पर्सनली। तो शुक्र है कि ऐसे पर्सन व्लॉगिंग में नहीं है, तो हम बचे हुए हैं। तो इस पे जो सबसे लंबा ट्रिप रहा है दैट वाज लास्ट ईयर मैंने किया था नवंबर में, एंड दैट वाज फॉर 40 days ऑलमोस्ट 10,000 kilometers, and perhaps that has been the longest trip done by 40 days तक आप घर से बाहर थे, आप रोड ट्रिप पे थे और इलेक्ट्रिक कार के सात रोड ट्रिप पे थे। जी। चैलेंज नहीं आया सर चार्जिंग करने में? चार्जिंग का कहीं कोई चैलेंजेस मैंने फेस नहीं किया। एक स्ट्रेच था सिर्फ जो हैदराबाद से इंदौर आ रहा था मैं, तो बहुत लंबा और आइसोलेटेड पैच है जिसके ऊपर कोई भी ऐप आपको चार्जिंग स्टेशंस नहीं दिखाती है। सो वहाँ पे मेरे को कॉल करके पर्सनली पेट्रोल पंप से कंफर्म करना पड़ा कि उनके पास चार्जिंग फैसिलिटी है कि नहीं है। तो फॉर्चुनेटली मुझे 2 बीच में HP के चार्जर्स मिल गए थे जहाँ पे मैं चार्जिंग कर ली। उसके अलावा हर जगह पे
बहुत चार्जर्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट कई ऐसी जगह मैंने ट्रैवल किया जहाँ पेट्रोल पंप से ज़्यादा ईवी चार्जर्स हैं। अच्छा, कई बार जैसे क्योंकि मैं एक MG विंडसर ग्रुप को रन करता हूँ, काफ़ी जी, ग्रुप्स हैं जी, मेरे जी। साथ, आप भी उसमें पार्ट हो, जी। और आप एक BYD वाले को भी करते हो, Right, आपने right. BYD को, तो ऐसा कोई इशू आता है जैसे विंडसर में आता है कि कई लोग बड़ा कंप्लेंट करते हैं हमारी चार्जिंग ड्रॉप हो जाती है, Right. इसमें ऐसा कोई इशू आता है कि चार्जिंग ड्रॉप हो जाती है जी, हो नहीं रही? नहीं, ऐसा आज तक मेरे को कोई इश्यू फेस नहीं किया मैंने। सबसे मेन चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं, रेंज कितना दे देती है ये और कितने किलोवाट की है ये? ये 60.4 किलोवाट की बैटरी है। हाँ। और अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 400 किलोमीटर्स के आसपास ये दे रेंज देती है? हाँ जी। 10-20 ऊपर 10-20 नीचे ऐसा करके दे देती है। यस यस। आपने कल कुछ मुझे रात को बताया था कि इसके अंदर कुछ बैकअप में भी बैटरी होती है, ऐसा कुछ बता रहे थे आप? हाँ, एक्चुअली इसकी जो ओरिजिनल बैटरी होती है वो इससे ज़्यादा कैपेसिटी की है, बट वो बैटरी हमेशा रिजर्व में रहती है। सो लाइक जैसे हमारे पेट्रोल की स्कूटर गाड़ियों में होता था पहले, रिजर्व लग जाता था, राइट काइंड ऑफ इन्होंने उसको रिजर्व में रखा हुआ है। सो दैट बैटरी कभी भी डीप डिस्चार्ज ना हो। अच्छा, टू प्रोटेक्ट दैट बैटरी, यूजेबल बैटरी सिर्फ 60 किलोवाट ही रहती LFP है। बैटरी है इसमें, ऑब्वियसली हाँ जी, LFP ब्लेड बैटरीज हैं। तो आपने ये गाड़ी, इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे सर? इससे पहले मेरे पास स्कोडा ऑक्टाविया है, स्कोडा सुपर्ब है, एक कैमरी थी मेरे पास, एक मर्सिडीज थी। सर लिस्ट लंबी हो जाएगी, फिर से हम डाल देंगे उस पर। तो कौन से ऐसे 2-3 फीचर हैं सर जो आपको इस गाड़ी में लगे कि यार हाँ, इस गाड़ी में मुझे मज़ा आता है? सबसे पहला फीचर तो जो गाड़ी का था वो है इंटीरियर। अच्छा, इतनी बड़ी टच स्क्रीन पहली बार आई थी इंडिया और के वो अंदर। भी रोटेट जो होती है, वो भी साथ में ना, रोटेट होती है, वो correct. चीज़ अभी तक मैंने भी जब तक नहीं देखी थी, तो इसी गाड़ी में ऐसा दिखा कुछ। करेक्ट करेक्ट। तो बड़ा यूनिक था, इंटीरियर बड़े यूनिक हैं इसके, डिफरेंट हैं। हैंड डोर बार से लेके इसकी सारी चीज़ों पे ऐसा लगता है बड़ा R&D करके वर्क करके बनाया करेक्ट गया है। करेक्ट। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इवन टिल डेट, इसका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ द मोस्ट सॉर्टेड सॉफ्टवेयर जो आपको कहीं भी किसी भी ईवी या आइस कार में नहीं मिलेगा। अच्छा। सब में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, टाटा की गाड़ियों में भी, महिंद्रा में भी, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कहीं ना कोई ग्लिच आ जाते हैं। हाँ। कभी किसी वजह से कोई चीज़ काम करना बंद कर देती है या लैग होने लगती है स्क्रीन। हाँ जी। इसके अंदर आज तक ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए, आज तक कोई लैग नहीं आया, कोई ग्लिच नहीं आया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लॉलेस चलता है। सो इट्स लाइक एप्पल ऑफ ईवी कार्स। अच्छी चीज़ें हो गई सर, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो परेशान करती है यार, ये मज़ा नहीं आता गाड़ी में ना, ये ख़राब है। एक्चुअली गर्मी में स्पेशली समर्स के अंदर इसके अंदर 1-2 प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। फर्स्ट थिंग है कि इसका एसी थोड़ा वीक है, तो जब हीट अप होती है गाड़ी, स्पेशली विद द लार्ज सनरूफ एरिया और लार्ज ग्लास एरिया, तो बड़ा मुश्किल होता है गाड़ी को पूरा प्रॉपरली कूल करना। और बेसिकली जो इसकी कूलिंग है, बैटरी कूलिंग, वो भी एसी से ही कंट्रोल्ड है। अच्छा। सो ये प्रायोरिटाइज करता है कि पहले बैटरी को ठंडा रखे, उसके बाद ऑक्यूपेंट्स को कूल करे, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सेकेंडली समर्स में अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मान लीजिए 2, 4, 5 किलोमीटर आपको जाना है आना है, तो उसमें बहुत हैवी कंजम्पशन होती है। अच्छा। तो समर्स में इसकी रेंज कम आ जाती है। तो चीज़ और बताऊंगा आपको, हाँ। इन एडिशन टू दैट, ड्यूरिंग माई ट्रिप, जब मैं गुजरात में था, वडोदरा में, तो इस गाड़ी के अंदर एक चूहा घुस गया था। हाँ। और उस चूहे ने बहुत डैमेजेस कर दी गाड़ी के अंदर। आई विल शेयर द फोटोग्राफ्स ऑल्सो। हाँ। और वो डैमेज होने के बाद गाड़ी के एक एक करके सारे फंक्शंस बंद होते चले गए। ठीक है। सो इसका ABS काम करना छोड़ गया, एयरबैग्स काम करने छोड़ गए, इसके लाइट्स, ऑन, इंडिकेटर, TPMS सब बंद हो गया। अच्छा। इवन ये सिचुएशन आ गई कि गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। अच्छा। बट देन आई गॉट हेल्प फ्रॉम BYD। उन्होंने मेरे को तरीका समझाया कि किस तरीके से वो बाईपास करके गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। और सबसे गजब की बात ये थी कि इवन इन दैट कंडीशन द कार वाज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। मतलब स्क्रीन नहीं चल रही है, बाकी चीज़ें नहीं चल रही है, पर लेकिन गाड़ी चल रही है। चल रही है, गाड़ी कहीं नहीं रुकती। ओके। और एक बार ऐसे तो ही ये हुआ, वाले एक्सपीरियंसेस में जो कह रहा था आपको कि ये आपको पूरा देखना है वीडियो, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, क्योंकि 3-4 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सपीरियंस अपने आप ही आते जाते हैं जी। दूसरा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं कन्याकुमारी से रामेश्वरम ट्रेवल कर रहा था। अच्छा। और बीच में मैंने कहीं पे चार्जिंग के लिए गाड़ी रोकी। त्रिनिवेली करके एक जगह आती है, सिटी आती है, और वहाँ पे बाय एनी चांस चार्जर से कुछ ट्रिगर हुआ और इसने चार्जिंग छोड़ दी। अच्छा। इसके ऊपर एक एरर मैसेज आ गया, ऑन बोर्ड चार्जिंग डिसेबल्ड। अच्छा।
सो ना तो ये डीसी चार्जिंग ले रही थी, ना ये एसी चार्जिंग ले रही थी। अच्छा। किसी भी तरह की चार्जिंग नहीं हो रही थी। और वर्स्ट पार्ट वाज दैट कि उस टाइम पे उस जगह पे साइक्लोन हिट कर गया। ओह। सो कोस्ट के ऊपर साइक्लोन हिट कर गया, ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और कार चार्ज नहीं हो रही थी। यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो। बट अगेन आई कॉल्ड देम अप, BYD सपोर्ट टीम को मैंने कॉल किया। उन्होंने मेरे को समझाया कि किस तरह से BMS को रीसेट किया जा सकता है। अच्छा। और वो BMS रीसेट करने के बाद गाड़ी ने एकदम से चार्जिंग वापस पिक कर ली और फर्स्ट क्लास मेरा ट्रिप पूरा और हो गया उसके बाद पूरा। सो इस ट्रिप में जो एक चीज़ सीखने को मिली वो ये थी कि इस गाड़ी को ट्रबल शूट करना बहुत ईजी है कंपेयर टू आइस कार। अच्छा। और एक बारी आप वो चीज़ें सीख लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप इसको लेके कहीं भी जा सकते हो। तभी कॉन्फिडेंस है सर, तभी तो आपने ऑल ओवर इंडिया घुमाई है गाड़ी। कन्याकुमारी भी आप पहुंचे हो, रामेश्वरम भी पहुंच गए, इंदौर और मुंबई और वडोदरा के भी पहुंचे हो। आइए। ये जो कार का ब्रांड है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना एंड दे डिजाइन मेजरली फॉर द चाइनीज मार्केट। करेक्ट। तो जो चाइना है, इट्स अ कोल्डर कंट्री कंपेयर टू इंडिया। राइट। तो डू यू थिंक कि द सिस्टम दैट दिस कार हैज बीन डिजाइंड, ये जो है थोड़े थर्मल लोड जो इंडिया में है NCR का, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि ये अंडर इंजीनियर्ड है, उस तरह के लोड को ध्यान में रख के डिजाइन नहीं हुई है? आई वोंट कॉल इट अंडर इंजीनियर्ड, बट यस ये यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से पूरी तरीके से डिज़ाइन नहीं है। क्योंकि जो इसका बैटरी कूलिंग सिस्टम है वो और जो इसका HVAC है वो दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। सो वही एयर कंडीशन आपको ठंडा करता है ऑक्यूपेंट्स को, और वही एयर कंडीशन आपकी बैटरीज को कूल रखता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो भी इंडिया में इंडियन ओरिजिन ब्रांड्स जो EV बना रहे हैं वो है लिक्विड कूल्ड, राइट, और ये है एयर कूल्ड। जनरली एयर कूल्ड जो सिस्टम यूज़ होता है वो कोल्ड कंट्रीज़ में यूज़ होता है, क्योंकि उस तरह का थर्मल जो लोड है वो वहाँ नहीं होता है। तो लेट्स सी, बाकी वो कह रहे हैं कि इट्स वर्किंग फाइन, बट राइट, इन मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर्स इट्स वर्किंग फाइन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। जब कोई बहुत एक्सट्रीम हीट में अगर गाड़ी पार्क है तब जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऑक्यूपेंट्स को कूल रखने की, क्योंकि जो इसका कूलिंग सिस्टम है वो प्रायोरिटाइज करता है पहले बैटरी को ठंडा रखने के लिए, बिकॉज फॉर द सेफ्टी ऑफ द कार, उसके बाद जाके ऑक्यूपेंट्स को कैटर करता है। इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, मेरे पास हैरियर EV है एंड ये उसकी फर्स्ट समर है। आई वाज यूजिंग द कार इन विंटर्स ओनली टू नाउ। तो द अदर डे आई वाज ड्राइविंग इट एंड द टेम्परेचर वाज रीचिंग 47, जो मेरे उसमें शो हो रहा था स्क्रीन पे। राइट। तो व्हाट आई एक्सपीरियंस वाज कि जो AC है वो उतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा था। तो व्हाट वेंट इन माय माइंड कि मे बी द सिस्टम वाज प्रायोरिटाइजिंग कूलिंग द बैटरी। करेक्ट। तो ये चीज़ मैंने उसमें महसूस करी है कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो बैटरी को कार कूल करेगी, वो कैबिन का टेम्परेचर वो नहीं कर पाती है। यू विल फील द हीट। आइस कार से कंपेयर आप करेंगे, आइस कार का AC बहुत स्ट्रांग होता है, EVs का भी होता है, बट कभी कभी वो लैग डाउन कर जाता है क्योंकि वो प्रायोरिटाइज करता है बैटरी को। दोनों गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी है एयर कंडीशनिंग की वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। अगर आप आइस कार्स की बात करें तो उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है इट रन्स फ्रॉम द इंजन से चलता है। इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली रन होता है। बिल्कुल, DC होता है इसमें। राइट। सो वही एक रीजन है कि दोनों की कूलिंग में तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस महसूस होगा। दूसरा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मेरी कार है हैरियर EV, इट्स अ रियर व्हील ड्राइव कार। तो what I am seeing कि I have driven it 18,000 kilometers. Okay. तो my rear tires are almost 50% gone. Oh. And front tires are down by approx 30-40%. तो what are your thoughts about your tire? और आप बताओ, रियर व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है? ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। ओके। और जो इसके अंदर टायर लगे हुए आए थे, दे वर एटलस बैटमैन टायर्स, जो OEM आते थे पहले। अब तो उन्होंने चेंज कर दिए हैं, गुडियर के दे रहे हैं। लेकिन वो जो टायर्स थे क्वालिटी बहुत है। उसके बाद अपने टायर्स रिप्लेस कर लिए थे उस टाइम पे, क्योंकि इमरजेंसी में कोई टायर अवेलेबल नहीं था, तो JK का टायर था, तो मेरे को सारे टायर्स JK के डलवाने पड़े। वो कोई तकरीबन 40,000 किलोमीटर मैंने यूज़ किए। कोई ऐसी मेजर इशू नहीं था, बट देन आई वांटेड टू गेट सम गुड टायर्स फॉर द कार, इसलिए मैंने कॉन्टिनेंटल UC6 इसके अंदर डलवाए। और ये लगभग 20,000 किलोमीटर चल चुके हैं और फ्लॉलेस है, एक्सपीरियंस इज एक्सीलेंट। तो जो आपने अभी टायर यूज़ कर रहे हो आप जी, तो ये EV स्पेसिफिक टायर हैं? नहीं, ये EV स्पेसिफिक टायर नहीं है। EV स्पेसिफिक टायर बेसिकली कुछ नहीं है, उसके अंदर एक फोम की कोटिंग होती है विच इज देयर टू रिड्यूस द रोड नॉइस। अदरवाइज दे आर ऑल सेम टायर्स। ओके।
जो वेयर एंड टियर के मामले में वो समझ रहे हैं कि ये बेटर रहेंगे जो स्टॉक टायर थे और जो जेके टायर वो यूज़ कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम वियर एंड टियर, इसकी रिलायबिलिटी, बिकॉज इसके अंदर स्टेपनी नहीं है, सो यू वांट द बेस्ट टायर्स इन द व्हील्स, ताकि आपको कहीं पे अटकना ना पड़े, कहीं परेशानी ना उठानी पड़े। तो आपको इसमें कोई रेंज ड्रॉप फील हुई है? नहीं, मेरे को कोई रेंज ड्रॉप फील नहीं हुई है, क्योंकि एज पर माय नॉलेज जो ईवी टायर्स होते हैं वो उसमें नॉइज रिडक्शन के लिए होता है, बट वो रोलिंग रेजिस्टेंस भी होता है। क्योंकि जो स्टॉक टायर हैं वो कौन सी कंपनी के हैं? गुडियर के। दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट, मतलब चल ही नहीं रहे हैं किसी भी तरह से। बात करी। दूसरा मेरे को आपसे ये पूछना था कि जो टायर का वेयर एंड टेयर है इसका पीछे और आगे सेम रहता है या सेम रहता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। गॉट इट। इट्स 50-50 जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दोनों साइड आपका वेट लगभग बराबर रहता है, तो वेयर एंड टियर इज ऑल्सो सिमिलर। और इसका सर्विस इंटरवल क्या है? 20,000 किलोमीटर्स। हाँ, तो इसमें बहुत मेजर मेरे को जो बात लगी है कि गॉन आर द डेज की जो चाइनीज़ कहते थे ना कि चाइनीज़ ब्रांड्स आर लाइक दिस, मैं इंडियन ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, 7,500 उसका सर्विस इंटरवल है, एंड आई फील कि मैं सर्विस सेंटर पे ही रहती है मेरी कार। और ये चाइनीज़ है और इसका सर्विस इंटरवल 20,000 किलोमीटर्स है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि रिलायबल कार है वो। इसकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक रोटेट हो जाती है, आप इसको यहाँ से बटन से रोटेट कर सकते हो। इसके जो वेंट्स हैं, एसी वेंट्स, वो बड़े प्रीमियम टाइप के आपको फील होते हैं। किसी एक आधी मर्सिडीज़ की गाड़ी में थोड़ा सा मैंने ऐसा देखा है, लेकिन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। इसके एसी वेंट्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। जो साइड पॉकेट्स हैं बोतल वाली, वो भी आपको गिटार वाला फील देती हैं कि काइंड ऑफ वो गिटार बना हुआ है। इवन इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से यूनिकली डिजाइंड है। हाँ, विद दे हैव इंटीग्रेटेड ट्वीटर्स इन देम, स्पीकर्स हैं डोर तो हैंडल्स ये में। सारी R&D अच्छे से की हुई है BYD ने। BYD के साथ एक इंडिया में आते हुए ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इसका प्राइस पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि ड्यू टू ड्यूटीज़ एंड अदर थिंग, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये CKD के तरीके से आती है, इंडिया में आगे असेंबल होती है, तो 120% के आसपास ड्यूटी लग जाती है। करेक्ट। अगर वो ना लगे तो आई गेस इसका प्राइस पॉइंट इतना ज़्यादा कंपिटिटिव हो जाएगा, शायद ये मार्केट खा भी जाए। तो वेरी ट्रू। गवर्नमेंट है, उनको लगता है कि नहीं, हमारे को टाटा और महिंद्रा को प्रमोट करना चाहिए, विच इज़ गुड ऑल्सो एट किसी पॉइंट पे कि इंडियन कंपनीज हैं। पर हाँ, एज अ क्वालिटी आप इस प्रोडक्ट को ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आया इस गाड़ी को देख के या अच्छी नहीं है। इवन मैं अभी थोड़े दिन पहले नेपाल से आया हूँ, तो वहाँ पर 80% मार्केट कैप्चर BYD ने ही की हुई है। यहाँ पर अपने यहाँ एटो 3 है, वहाँ एटो 2, एटो 1, डॉल्फिन सब गाड़ियाँ हैं। उसके रिव्यूज़ भी मैंने करे, आपके ऊपर लिंक भी दिख रहे होंगे, तो आप किसी को चेक करना है तो जाके देख सकते हैं। सर, इस इंटीरियर की बात करें तो मुझे 3 चीज़ें बता दो कि इस गाड़ी में मज़ा आता है आपको कि हाँ यार ये चीज़ें इंटीरियर के अंदर अच्छी हैं। सो फर्स्ट थिंग, जो जितना भी मटेरियल यूज़ किया हुआ है, इट इज़ वेरी प्रीमियम, सॉफ्ट टच। आप चाहे इसका डैशबोर्ड हो, चाहे इसके डोर पैनल्स हो, चाहे इसका स्टीयरिंग हो, एवरीथिंग फील्स वेरी प्रीमियम, जस्ट लाइक यू गेट इन जर्मन कार्स। यस, वो इसकी क्वालिटी है। और ना सिर्फ ये दिखने में बड़ा अच्छा है, बल्कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं और इसके अंदर कहीं कोई स्क्वीक, स्क्वील्स कुछ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल साइलेंट है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। प्लस जैसा कि बताया, हाईलाइट ऑफ द इंटीरियर इज़ दिस टच स्क्रीन, जो कि रोटेट भी होती है। आप किसी भी तरीके से इसको देख सकते हो, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट मोड में, मैप्स पे आप बड़े अच्छे से आपको क्लियरली दिखाई देता है। रेजोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, यस। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई लव अबाउट इट। और ये जो इसका सेंटर कंसोल है, ये बिल्कुल कॉकपिट की तरह दिया गया है। अगर आप देखो, गियर शिफ्टर और जो AC कंट्रोल्स भी हैं इसके, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छी हो गई सर। इस 1-2 चीज़ें जो आपको इंटीरियर में यार ये इम्प्रूव हो सकती थी। सो इसका जो स्पीडोमीटर या MID है, ये बहुत छोटा है। ऑल्दो इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो यूजुअली चाहिए होती है, बट ये बहुत छोटा है इसके, मतलब किसी भी कार के हिसाब से, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा छोटा है। हाँ जी, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है इसको देखने के लिए। प्लस अगर आप इसका स्टीयरिंग मूव करते हो तो ये उसके साथ ही ऊपर नीचे मूव होता उसमें अटैच्ड है ये। है। राइट। सो इसके अलावा तो और कोई ऐसी खास चीज़ मेरे को लगी नहीं कि कोई कमी हो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं सर, आप इस गाड़ी से आज तक अभी तक बात करूं तो 10 में से कितने % सेटिस्फाइड हैं? रेंज जो इशू आता है गर्मी में, और जो AC
कि मैंने आपको वीकनेस बताई, उसके अलावा ये गाड़ी परफेक्ट है। सो मैं इसको एटलीस्ट 8 दूंगा। 8 दोगे? जी। दूसरा क्वेश्चन, अगर आज की डेट में अब आपको गाड़ी चेंज करनी हो, पहला क्वेश्चन, आप दोबारा ईवी कार लोगे या नहीं लोगे? 100% ईवी कार। अगर आपको BYD की ये वाली गाड़ी छोड़ के गाड़ी लेनी हो तो कौन सी गाड़ी कंसिडर करोगे? आपके पास प्राइस पॉइंट वाला कोई इशू नहीं है तो आप कोई भी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल है, आजकल इतने ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट के अंदर, बट जो कार मेरे को पसंद आती है ईवी के अंदर वो है फिर मर्सिडीज़ की, जिसमें CLA 250 प्लस है और EQS जो थोड़ी सी बजट से बाहर हो जाती है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कार। स्पेशली रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, तो वो गाड़ियाँ 700-800 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दे देती हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल रहा है, तो ये कुछ स्पेस है सर, ये मेरे ख्याल से 400-450 लीटर का होगा। 450 के आसपास है। 450 लीटर के आसपास का स्पेस है ये। यहाँ पर भी कुछ पॉकेट्स दी गई हैं सामान रखने के लिए, दोनों साइड आपको लाइट भी इसके अंदर है पड़ी, और ये यहाँ से सीट फोल्ड भी हो जाती है, उसका भी ऑप्शन 40-60 स्प्लिट है। 40-60 स्प्लिट है इसके अंदर। ऊपर पार्सल ट्रे भी आपको मिल रही है इस गाड़ी में, एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट है। इलेक्ट्रिक टेल गेट भी आपको इसमें मिल गया। तो यहाँ पर ये गाड़ी अपने आप को जस्टिफाई करती है और कहीं कोई ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। तो ये था कुछ रिव्यू, और ये थे अंकुर शौकीन जी जिन्होंने अच्छे से इस गाड़ी के बारे में डिटेल में आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसके बाद आप कौन सा कार का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। मैं था अंकुश।